महेश अपनी पत्नी पार्वती और दो बेटियां नैना और चित्रा के साथ रहते हैं। महेश जी की बड़ी बेटी नैना जो कि एक न्यूज एजेंसी में काम करती थी और छोटी बेटी चित्रा अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रोज की तरह नैना आज भी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी, पर उसे अपने शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान दिखे। वो निशान कोई आम निशान नहीं थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नैना के शरीर पर खरोंचा हो। ये निशान कैसे हैं? कहीं मुझे कोई एलर्जी तो नहीं हो गई? आज आते समय डॉक्टर से दवाई लेते हुए आऊंगी। नैना बेटा, नाश्ता कर ले वरना लेट हो जाएगी। बस मम्मी आ रही हूँ। नैना ने अपने शरीर के जख्मों पर इतना ध्यान नहीं दिया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। माँ, आज मैं नाश्ता ऑफिस में जाकर कर लूंगी। अभी मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। नैना की बातें सुन चित्रा ने उसकी ओर देखा। वो काफी थकी हुई लग रही थी। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तू क्यों ऐसे पूछ रही है? बस आपके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा थकी हुई हो। नैना ने चित्रा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑफिस के लिए चली गई। ऑफिस में वो रोज की तरह अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे मानो किसी ने उसकी बालों को सहलाया। नैना ने हर तरफ देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी नैना के मोबाइल पर उसके बॉस का कॉल आया और वो कुछ फाइलों को लेकर बॉस के केबिन की तरफ जाने लगी। पर तभी ऑफिस के कुछ लड़के उसे देखकर हंसने लगे। नैना को उनकी हंसी देखकर अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे जाने लगी। तभी नैना की दोस्त शालिनी ने उसे रोकते हुए कहा, नैना रुको। ऐसा कहते हुए शालिनी नैना का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ ले गई। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने नैना? पीछे से तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हैं। ओ नो, ये कैसे और कब हुआ? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? नैना, तुम शांत हो जाओ, घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। नैना सदमे में थी। आखिर ये सब उसके साथ हुआ कैसे? उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो ऑफिस से निकलकर घर आ गई। घर पहुंचकर उसने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आज ये इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गई? दरवाजा भी इतनी जोर से बंद किया है। कहीं ऑफिस में किसी से बहस तो नहीं हो गई इसकी? पार्वती अपनी बेटी के कमरे में जाती है जहां वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ प्लीज यहाँ से जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। पार्वती नैना के कमरे से वापस आ गई। रात के करीब 10 बजने को थे और नैना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। माँ, दीदी को क्या हुआ? आज हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा, जब से ऑफिस से लौटी है तब से वो कमरे के अंदर से बाहर ही नहीं आ रही। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं दीदी के लिए खाना लेकर अंदर जाती हूँ। चित्रा खाना लेकर अपनी बहन के कमरे में गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। चित्रा ने लाइट जलाई तो देखा नैना बिस्तर से उठकर बैठ गई। चित्रा, तू यहाँ? क्या हुआ? दीदी, आप ठीक तो हो ना? माँ कह रही थी आप ऑफिस से भी जल्दी घर आ गए थे और तब से आपने कुछ खाया भी नहीं है। ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तो कितनी अच्छी है मेरी बहन। ऐसा कहकर नैना ने चित्रा के गालों को अपने हाथों से सहलाया और उसे गले लगा लिया। पर नैना अपनी छोटी बहन को एक अजीब सी नजरों से देख रही थी और उसे छू रही थी।
जिसका अंदाजा चित्रा को भी लगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी दीदी के पास से हटी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं दीदी, आप खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चित्रा को अपनी बहन का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ समझ नहीं पाई, इसीलिए वहां से चली गई। आधी रात का समय था। चित्रा अपने बिस्तर पर सो रही थी। घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी सड़ी सी बदबू फैली हुई थी। वो उठने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया। हाथ, पैर, छाती, गर्दन, शरीर के सारे अंग जैसे काम नहीं कर रहे थे। वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वो सिर्फ अपनी आंखें घुमा पा रही थी। अचानक उसके पैरों पर किसी के भारी कदमों का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसके शरीर पर चढ़ रहा हो। किसी ने उसके ऊपरी कपड़ों को खींचकर फाड़ दिया। कपड़े फटने की आवाज कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई छाया नहीं, कोई आकृति नहीं। फिर उसे अपने शरीर पर किसी के ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वो खुद को छुड़ाना चाहती थी, पर चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। डर के मारे उसके माथे से पसीना बह रहा था, मानो उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। और तभी धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से सब कुछ ओझल होने लगा और वो बेहोश हो गई। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। अलार्म की आवाज से उसकी आंख खुली, पर उसने उठकर देखा तो उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसने रात की बातों को याद करने की कोशिश की तो डर से वो कांपने लगी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब एक हकीकत है या बस एक सपना, और अगर वो किसी को कुछ बताए भी तो क्या बताए, क्योंकि बंद कमरे में कोई कैसे आ सकता है। रात के हादसे से वो बहुत ज्यादा सहम चुकी थी। वो उठकर नहाने के लिए बाथरूम में गई, पर नहाते समय भी उसे महसूस हुआ जैसे कोई तो उसके आसपास है जो उस पर नजर रख रहा है। वो घबराते हुए जल्दी से नहाकर बाहर आई और अपनी मां के पास गई। तुम उठ गई बेटा, पर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? माँ, कोई है मेरे कमरे में, आप मेरे साथ चलो। चित्रा की बात सुनकर पार्वती भी चौंक गई और अपनी बेटी के कमरे में गई, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने पूरे कमरे में देखा, पर कहीं कोई भी नहीं था। क्या हुआ बेटा? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तू ऐसे क्यों बोल रही है कि कमरे में कोई है? माँ, कोई तो है यहाँ जिसे हम देख नहीं पा रहे। बेटा, इतना क्यों डर रही है? कोई भी नहीं है, तू बेवजह ही चिंता कर रही है। चल, अब जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जा। मैं तेरे मनपसंद के पराठे बना रही हूँ। चित्रा अपनी बात अपनी माँ को समझा नहीं पाई, पर अब रात के हादसे उसके साथ रोज बढ़ने लगे। रोज वही चीज उसके साथ होने लगी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके दिमागी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। उसने सबसे बोलना, मिलना जुलना छोड़ दिया। बस अपने ही कमरे में बैठकर रोती रहती थी। उसके शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, जैसे मानो कोई रोज नाखूनों से उसे खरोचता हो। पर चित्रा की हालत देख उसकी माँ को भी चिंता होने लगी। वो घंटों अपने कमरे में अकेली रहती, ना किसी से कुछ बोलती और ना कॉलेज जाती। इसीलिए वो अपनी बेटी से बात करने के लिए उसके कमरे में गई। क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हें? आप कुछ समझ नहीं पाओगी माँ, और मैं समझाना चाहूँ भी तो आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी।
इसीलिए बेहतर होगा आप मुझे मेरे हाल पर छोड़कर यहाँ से जाओ। बेटा, मैं भरोसा करूंगी, मुझे यकीन है तुम्हारी बातों पर। तुम बताओ मुझे क्या बात है। अपनी माँ के दिलासा देने पर चित्रा ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी, जो भी उसके साथ अब तक होता हुआ आ रहा था। उसने अपने शरीर के घाव को भी दिखाए। ये सब देख सुनकर पार्वती भी बहुत डर गई। उन्होंने जान लिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत जरूर है। इसीलिए उन्होंने बिना देरी करते हुए अपनी पहचान के एक तांत्रिक बाबा को कॉल किया और उन्हें जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कहा। अगले दिन सुबह की बात है। तांत्रिक बाबा उनके घर आए। चित्रा बहुत डरी हुई थी, पर उसकी मां उसे थाम कर उसके साथ खड़ी थी। तांत्रिक बाबा ने चित्रा की ओर देखा, पर उससे कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो घर के सभी कमरों को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करने लगे। ये किसका कमरा है? बाबा जी, ये मेरी बड़ी बेटी नैना का कमरा है। उसे हमने अभी तक कुछ नहीं बताया। उसे कमरे से बाहर बुलाइए। नैना बेटा, बाहर आओ। बाबा, ये कौन है? बेटा, ये बहुत बड़े बाबा हैं। हमारे घर शुद्धि के लिए आए हैं। शुद्धि? पर ये सब क्यों बाबा? आपको तो पता है ना, ये बाबा वगैरह कितने बड़े ढोंगी होते हैं। आप इनको भेजिए यहाँ से। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? सब लोग एक जैसे नहीं होते। नैना की बात सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे और सबको हॉल में आने के लिए कहा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुप सकते हो? आप सब अपनी छोटी बेटी के लिए परेशान हैं, पर आपकी छोटी बेटी में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत तो आपकी बड़ी बेटी के अंदर है। इस प्रेत को लगता है ये आपकी बेटी के अंदर रहकर मुझे भ्रमित कर सकता है, पर इसे शायद पता नहीं कि मैं कौन हूं। तांत्रिक बाबा की बातें सुनकर सब हैरान थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चित्रा बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे साथ जो परेशानी हो रही है वो तुम्हारे घर में आया हुआ कब्रिस्तान का एक शैतान प्रेत कर रहा है, और आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि वो प्रेत किसी और के अंदर नहीं बल्कि नैना के अंदर छुपकर बैठा है। ये सब क्या कर रहे हो तुम पापा? ये ढोंगी है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। देखिए कैसी बकवास बातें कर रहा है। अच्छा, मैं ढोंगी हूं? अभी तेरी सच्चाई सबके सामने लाता हूं। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने अपने थैले में से एक भस्म की पोटली निकाली और नैना के ऊपर छिड़क दिया। मूर्ख तांत्रिक, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। तू जाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्तियों को तू नहीं जानता है। चला जा यहाँ से। तेरी शक्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर तू एक दुष्ट प्रेत है जो इंसानों को परेशान कर रहा है। ऐसा कहकर बाबा ने हवन कुंड में अग्नि जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। नैना को जबरदस्ती हवन कुंड के सामने बैठाया गया और मंत्रों के साथ उस पर गंगा जल भी छिड़का गया। अब नैना बिल्कुल शांत हो चुकी थी, एकदम खामोशी के साथ सिर नीचे करके बैठी थी। पर तभी चित्रा जोर जोर से हंसने लगी। और तांत्रिक, तुझे क्या लगा इतना आसान होगा मुझे हराना? कितने भी कोशिश कर ले,
मुझे नहीं पकड़ पाएगा। सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि अब प्रेत चित्रा के शरीर के अंदर था। तांत्रिक बाबा ने फिर से मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा जल हाथ में लेकर चित्रा के निकट गए। उन्होंने जैसे ही चित्रा पर गंगा जल छिड़का, चित्रा बिल्कुल शांत हो गई। पर तभी नैना फिर से जोर जोर से हंसने लगी। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है तांत्रिक। ये सुनकर तांत्रिक बाबा हैरान रह गए, क्योंकि प्रेत बार बार शरीर बदल रहा था। वो कभी चित्रा के शरीर में तो कभी नैना के शरीर में प्रवेश कर रहा था। जिसे निकालना तांत्रिक बाबा के लिए बहुत मुश्किल होने लगा। अपनी दोनों बेटियों की ऐसी हालत देखकर महेश और पार्वती की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तांत्रिक बाबा ने कई बार प्रयास किया, पर बार बार प्रेत कभी नैना के शरीर में तो कभी चित्रा के शरीर में प्रवेश कर। तांत्रिक बाबा भी बार बार प्रयास करके थक चुके थे। प्रेत बाबा के साथ अपना खेल खेल रहा था, पर तांत्रिक बाबा भी हार मानने वालों में से नहीं थे। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने जैसे ही चित्रा के शरीर में से उस प्रेत को निकाला, तो उन्होंने अपने गले की रुद्राक्ष की माला चित्रा को पहना दी और वो हवन कुंड के सामने चले गए। नैना जोर जोर से हंस रही थी, और इस बार जैसे ही तांत्रिक बाबा ने गंगा जल नैना पर छिड़का, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। यह तूने क्या किया तांत्रिक? मेरी शक्तियां कुछ क्यों कर नहीं पा रही है? मैं चित्रा के शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि चित्रा अब सुरक्षित है। अब तो उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और नैना के शरीर में रहा तो जल के पास पहुंच जाएगा। अब तेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। तुझे अगर कष्ट से मुक्ति चाहिए तो इस मटके में प्रवेश कर और इस लड़की के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दे। प्रेत की चीखों से पूरा घर दहल उठा था, पर आखिरकार उस प्रेत को नैना के शरीर से निकलकर उस मटके में प्रवेश करना पड़ा, जिसके तुरंत बाद ही तांत्रिक बाबा ने मटके का मुंह लाल कपड़े से ढककर बांध दिया। थोड़ी देर बाद अब आपकी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक है। मैंने उस प्रेत को कैद कर लिया है। पर बाबा, अगर वो प्रेत फिर से वापस आया तो? आप लोग घबराइए मत, अब ये मेरी कैद में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने हमारी इतनी मदद की, हमारी बेटियों की जान बचाई। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये प्रेत मेरे घर आया कैसे। इसमें गलती आपकी बड़ी बेटी नैना की है। ये प्रेत कोई मामूली प्रेत नहीं, बल्कि कब्रिस्तान से आई हुई एक दुष्ट आत्मा है। आपकी बेटी से पूछना, वो जरूर कब्रिस्तान गई होगी और वहीं से ये प्रेत उसके पीछे इस घर में आया। महेश और पार्वती को सारी बातें बताकर तांत्रिक बाबा वहां से चले गए। थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो गया। अब महेश की दोनों बेटियां पहले जैसी ठीक हो चुकी थी। अपनी मम्मी पापा से सारी घटना जानकर नैना को भी याद आया कि वो अक्सर ऑफिस के काम से न्यूज कवर करने के लिए कब्रिस्तान जाया करती थी। इस घटना के बाद से नैना ने सावधानियां बरती और ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दिया। दोस्तों, आजकल लोग भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए बेवक्त कब्रिस्तान घाट, मुर्दा घर, कब्रिस्तान जैसी जगहों पर चले जाते हैं। पर आपको क्या लगता है, ऐसी जगहों पर जाना सही में ठीक है या गलत? आप हमें अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।